बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एग्ज़ाम्पल का हिंट पूछा गया है मुझसे। जिस तरह मैंने ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 कराई है ना, उसी तरह से ये करनी है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमने शो करना था कि LP जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। इसी तरह से हमने शो करना है कि C 0 से पाई बाई 2 ये हमारे पास जो स्पेस है ये नॉन स्पेस तो है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। तो हमने इसको शो करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। अब इसको कैसे शो करेंगे हम कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। देखो बेटा, हम ये शो करेंगे कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करता है। अगर ये ऐसी स्पेस हो कि जिसमें पैरेललोग्राम लॉ होल्ड ना करे तो इसका मतलब है कि वो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं हो सकती। तो यही हम करेंगे, हम इसके 2 मेंबर्स लेंगे। इसके ऊपर नॉर्म इस तरह से डिफाइन है क्योंकि ये आपके पास स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस है ना आपके पास। तो हम ये और ये उसके ऊपर इसके एलिमेंट्स के ऊपर ये नॉर्म डिफाइन किया है। तो हम यही शो करेंगे, ये 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है जी। और हम शो करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो पैरेललोग्राम लॉ को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। f प्लस जी के नाम का स्क्वायर f माइनस जी के नाम का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू नाम ऑफ f का स्क्वायर नाम ऑफ जी स्क्वायर। तो ये आपके पास ये जो आपके पास किया गया है, ये f का नाम कैलकुलेट किया गया, g का नाम और f प्लस जी का नाम और f माइनस जी का नाम कैलकुलेट किया गया है। ये पैरेललोग्राम लॉ है, इसके लिए हम f का नाम कैलकुलेट करेंगे, g का नाम कैलकुलेट करेंगे, f प्लस जी का नाम और f माइनस जी का नाम ये आपने कैलकुलेट करना और इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड और पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास नॉन स्पेस तो है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। आज हमने यहाँ से शुरू करना है, पेज नंबर 379। सपोज दैट x1 x2 up to xn up to so on is a linearly independent subset of an inner product space V। सपोज करेंगे ये लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। In this section we discuss a construction procedure for converting this set into a corresponding orthonormal system। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे किस तरह से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे सच दैट द स्पेस जनरेटेड बाय बोथ दी सेट्स, वो सेट जो लीनियर इंडिपेंडेंट है और वो जो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, उन दोनों से जो जनरेट होने वाली स्पेसेस हैं वो भी सेम होंगी। यही हमारा टॉपिक है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ये थ्योरम है वो। लेट x1 x2 xn up to so on be any set of linearly independent elements of an inner product space V। then V contains a set। तो फिर इस V के अंदर एक ऐसा सेट लाजमी होगा जो कि ऑर्थोनॉर्मल होगा। और नंबर 2, इस ऑर्थोनॉर्मल सेट से और इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से जो जनरेट होने वाली स्पेसेस हैं वो सेम होगी। ये ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम है। इससे में हम क्या करेंगे, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स को कन्वर्ट करेंगे एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या है कि यानी कि हम इससे एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ऑब्टेन करेंगे सच दैट कि उसमें मौजूद हर वेक्टर का नाम 1 होगा और हर 2 आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। प्रूफ, कंसीडर फर्स्ट द वेक्टर x1। सबसे पहले यहाँ से एक वेक्टर x1 लेने। वी कंस्ट्रक्ट E1 बाय नॉर्मलाइजिंग x1। हम इससे E1 कैसे हासिल करेंगे, x1 को नॉर्मलाइज करने से।
x1 को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, x1 को उसके नाम से डिवाइड कर देंगे और इसका नाम E1 रख देंगे। क्लियरली द सब स्पेस जनरेटेड बाय x1 एंड बाय E1 आर आइडेंटिकल। वो कहते हैं कि इन दोनों से जनरेट होने वाली स्पेसिस जो हैं वो आइडेंटिकल होगी। क्यों? देखो E1 जो है वो x1 के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल है, उसका स्केलर मल्टीपल है। और अगर नाम ऑफ x1 को हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो x1 भी आपके पास E1 के स्केलर मल्टीपल के इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब है कि फिर इन दोनों से जो जनरेट होने वाली स्पेस है वो क्या होगी, वो सेम होगी। दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब है कि इससे जो जनरेट होने वाली स्पेस है वो इसके अंदर कंटेन कर जाएगी, और यहाँ से मुझे क्या पता चला कि इससे जो जनरेट होने वाली स्पेस है वो इसके अंदर कंटेन कर जाएगी, और दोनों जो हैं आपके पास स्पेसिस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। Clearly, subspace generated by x1 and by E1 are identical. Next, we construct a vector E2 as follows. अब हम E2 वेक्टर कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं x2 और इस E1 की वजह से। वो V2 वो वेक्टर पहले हम V2 बनाएंगे, फिर उससे E2 बनाएंगे। V2 वेक्टर कैसे बनाया, x2, यहाँ से हमने x2 लिया माइनस x2 की E1 के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू E1, और फिर इस V2 को इस V2 के नाम के साथ डिवाइड कर दें। जब भी आप वेक्टर को उसके नाम के साथ डिवाइड करते हैं तो जो वेक्टर आपके पास हासिल होता है उसका नाम हमेशा 1 होता है। ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया है कैसे। ये पहले भी मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। और ये जो E1 और E2 हमने बनाया, अब हम देखेंगे कि ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं। E2 और E1 की हम इनर प्रोडक्ट लेने लगे हैं। E2 और E1 की वैल्यूज़ पुट कर दें। E2 किसके बराबर था, V2 ओवर नाम ऑफ V2, और E1 किसके इक्वल है आपके पास, E1 की जगह पे E1 ही पुट कर दें। 1 ओवर V2 का नाम बाहर आ गया, और ये क्या बन गया, V2 और E1 का नाम। 1 ओवर V2, और V2 किसके इक्वल है, x2 माइनस x2 E1 और ये तो V2 की वैल्यू पुट कर दी। अब साथ इसके E1 पुट कर दे। 1 ओवर V2 का नाम। अब ये जो पहली टर्म है ये सम की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, तो अलग-अलग करते हैं। x2 E1 माइनस x2 E1 एक दफ़ा इसको इसके साथ और एक दफ़ा इस साइड टर्म को इसके साथ। 1 ओवर V2 का नाम x2 E1, ये स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा। x2 E1 का E1 और E1 का नाम आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। E1 की E1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 1। क्यों? और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0।
E1 की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू E1 का नाम का स्क्वायर और E1 का नाम आपके पास क्या है 1। ठीक है जी, तो हमने शो कर दिया कि ये जो E2 और E1 हमने बनाए हैं कि जिनका नाम 1 है, ये आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं। Moreover, the space generated by E1 and E2 and x1, x2 are the same because each pair belongs to the space generated by the other pair। तो कहते हैं इनसे जनरेट होने वाली स्पेस भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा E1 और x1 ये भी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, और यहाँ से आपके पास जब आप V2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो E2 और x2 ये भी एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर हैं। तो इससे जनरेट होने वाली स्पेस इसके अंदर कंटेन करेगी और इससे जनरेट होने वाली स्पेस इसके अंदर कंटेन करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल हैं। ये तो हमने फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास x1 x2 एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं तो इससे हम E1 और E2 ऐसे दो वेक्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं जिनका नाम 1 है और जो आपस में ऑर्थोगोनल है। यानी कि x1 x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर था आपके पास और आपने उससे एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम प्रूव कर लिया है, बना लिया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब आप सपोज करें कि स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू n-1। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास n-1 वेक्टर्स हैं E1 E2 En-1 जो कि थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने से मुराद क्या है? थ्योरम के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने से मुराद ये है कि ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहे हैं और इनको हमने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर से कंस्ट्रक्ट किया है। अब फॉर k इज इक्वल टू n के लिए हम प्रूव करने लगे हैं। वी कंस्ट्रक्ट En एज फॉलो। फॉर k इज इक्वल टू n के लिए हमने प्रूव करना है। अब En बनाने लगे हम। En बनाने से पहले हम Vn बनाएंगे और फिर Vn को इसके नाम से डिवाइड कर देंगे तो En बन जाएगा। Vn हमने कैसे बना लेंगे? जैसे हमने V2 बनाया है, xn माइनस xn की E1 के साथ इनर प्रोडक्ट और E1 माइनस xn की E2 के साथ इनर प्रोडक्ट और E2 वेक्टर साथ अप टू xn की En-1 के साथ इनर प्रोडक्ट और E1 वेक्टर साथ। ठीक है जी, ये हमने Vn बना लिया और अब हमने Vn को इसके नाम से डिवाइड कर दिया तो En आ गया। इस तरीके से En का जो नाम है वो 1 हो जाएगा। जब भी आप किसी वेक्टर को उसके नाम से डिवाइड करते हैं तो उसका नाम 1 हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो En हमने बनाया है ये इस सेट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर जो है वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए सपोज कर लिया है कि ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने से मुराद क्या है कि ये आपस में पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हैं। तो अब हम इनके अंदर एक नया वेक्टर जो है वो ऐड करना चाहते हैं। E1 E2 E3 En-1 ये n-1 वेक्टर्स का सेट है और ये सेटिस्फाई कर रहा है द कंडीशन ऑफ थ्योरम। मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। दे आर फॉर्मिंग ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अब इसके अंदर मैं एक और वेक्टर जो है वो ऐड करना चाहती हूँ En सच दैट कि इसका नाम 1 है, इनके भी नाम 1 है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ क्या ये इन सब के ऊपर ऑर्थोगोनल है कि नहीं। अगर तो ऑर्थोगोनल होगा तो हम ऐसे n वेक्टर्स का सेट सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि आपके पास क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाते होंगे। इसके लिए अब ये इनको चेक करना है कि ये इनके ऊपर ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम En की Ei के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो हम En की और Ei की क्या करेंगे,
इनर प्रोडक्ट लेते हैं। जिस तरह से हमने I इज़ नॉट इक्वल टू n, जिस तरह से हमने E2 और E1 की इनर प्रोडक्ट ली थी, वैसे En की वैल्यू पुट कर देंगे। En की वैल्यू क्या है, Vn ओवर नाम ऑफ Vn और Ei 1 ओवर Vn बाहर आ जाएगा, Vn Ei। Vn की वैल्यू पुट कर देंगे, xn माइनस xn E1 माइनस xn E2 माइनस xn En माइनस 1 En माइनस 1, ये सारा Vn है, कॉमा Ei। इसकी हमने इनके साथ इनर प्रोडक्ट लेनी है। अब जो पहली टर्म है ये सम की फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी Ei के साथ हर मेंबर की इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। xn Ei इसकी और Ei की, इसकी और Ei की, अब इसकी और Ei की लेनी है। ये तो स्केलर होगा। अब E1 और Ei की इनर प्रोडक्ट माइनस xn E1 और Ei की इनर प्रोडक्ट, इसकी और Ei की इनर प्रोडक्ट, ये तो स्केलर के तौर पर वर्क करेगा, और फिर E2 और Ei की इनर प्रोडक्ट चलते जाएंगे, माइनस इसकी इन दोनों की इनर प्रोडक्ट xn En माइनस 1 En माइनस 1 Ei। अब हमने क्या सपोज कर रखा है, इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या है, इंडक्शन हाइपोथेसिस ये है कि ये सेट ऑफ वेक्टर जो है ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाते हैं। ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाते हैं, मतलब क्या है कि Ei और Ej की इनर प्रोडक्ट 0 है फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू j। हर दो डिस्टिंक्ट वेक्टर जो हैं आपके पास क्या हैं, उनकी इनर प्रोडक्ट 0 है। तो ये E1 Ei ये सारे के सारे आपके पास 0 हो जाएंगे, महासवाय जिसमें I और I आएंगे। देखिए एक दफ़ा I तो फिक्स रह रहा है, एक दफ़ा E1 आ रहा है, एक दफ़ा E2 आ रहा है, चलते जा रहे हैं, En माइनस 1 आया। तो इस रास्ते में कहीं Ei और Ei भी तो आएंगे ना, खुद E1 के साथ है, फिर I जो है 2 के साथ है, इस तरह चलते चलते I भी तो एक टर्म आएगी ना। ये टर्म ऐसे ही रहेगी, और सिर्फ एक टर्म बचेगी हमारे पास, और सच दैट Ei वाली टर्म, जिसमें Ei की Ei के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ दरमियान में कोई एक टर्म आएगी, बाकी सब I जो है इस इंडेक्स के इक्वल नहीं होगा, तो इसके तहत सारा कुछ 0 हो जाएगा। दरमियान में एक टर्म ऐसी बचेगी। Ei का नाम का स्क्वायर और Ei का नाम क्या है 1, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। ये क्या हो गया 0। तो हमने शो कर दिया कि En जो है वो इन तमाम ये जो Ei's हैं
इनके ऊपर ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब है कि जब हम इस सिस्टम के अंदर n वेक्टर का इजाफा करेंगे तो ये भी सारे n वेक्टर्स बन जाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ही बनाएंगे। अब हमने ये शो करना है कि इनसे बनने वाली स्पेस है और इससे बनने वाली जो स्पेस है हमारे पास वो सेम है। स्पेसिस कैसे सेम होंगी? देखो Vn जो है इन EIs के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल है। तो और आपके पास Vn को दोबारा लिख लें। ये सारा कुछ उठा के उस तरफ ले आओ। तो xn बराबर है Vn प्लस xn E1 प्लस xn E2 प्लस xn En माइनस 1। तो हमने देखा xn इन सब के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर है। xn इन सब के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनसे जनरेट होने वाली जो स्पेस है वो इसके अंदर कंटेन कर जाएगी। और इनसे जनरेट होने वाली जो स्पेस है वो इसके अंदर कंटेन कर जाएगी। Using the fact that EI/EJ is equal to 0 for all ij is not equal to 1 to n minus 1, also xn belongs to the space generated by this while E1, E2, En are in the space generated by x1, x2 up to xn. So by induction we have the required result. यहाँ तक थ्योरम ख़त्म हो गया। यहाँ तक थ्योरम ख़त्म हो गया। अब हम नई बात शुरू करते हैं। यहाँ तक थ्योरम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से नई बात शुरू होने लगी है। लेट E1, E2, En be an ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इन Rn। ये Rn के अंदर एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। This system is the basis for Rn so that each x belongs to Rn can be uniquely written as। उन्होंने कहते हैं ये सिस्टम जो है Rn की बेसिस भी है। तो इसका मतलब है कि Rn में मौजूद हर एलिमेंट जो है इन बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। सच दैट EI जो है आपके पास इस सिस्टम के मेंबर्स हैं, बेसिस के मेंबर्स हैं, और CI जो है आपके पास स्केलर्स हैं। अब हम इन स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद EK। इस x के साथ दोनों तरफ इन मेंबर्स की इनर प्रोडक्ट ले लें। x की इनके साथ x EK इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर दी समेशन i बेस 1 to n CI EI EK के साथ। k जो है आपके पास 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, यानी कि बारी बारी इनके साथ हमने इनर प्रोडक्ट लेनी है। समेशन भी बाहर और स्केलर भी बाहर। तो आपके पास इनर प्रोडक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगी? EI EK के ऊपर। अब EI और EK ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, तो इनमें मौजूद हर दो आपके पास वेक्टर्स जो हैं डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, उनकी आपस में इनर प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। तो सिर्फ क्या बचेगा जब I और K बराबर हो जाएंगे? तो क्या बचेगा आपके पास? CK EK। बाकी सब के लिए आपके पास इनके ऑर्थोनॉर्मल होने की वजह से सारी टर्म जो हैं वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि हर दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। सिर्फ ये टर्म बचेंगी और EK के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और आंसर आ जाएगा CK। तो इन स्केलर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? तो जब भी हम x को
बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा करेंगे तो जो स्केलर्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, इसी x की बेस के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट। सो 1 कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू EI। तो जब भी हम x को EI के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा करेंगे तो जो स्केलर्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हुआ करेंगी, इसी x की बेस के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट ले लो तो वो जो है आपके पास इन स्केलर्स के इक्वल हुआ करेगी। इन जनरल, अब जनरल बात होने लगी, ये तो Rn के अंदर बात थी। इन जनरल, अब जनरल वो कहने लगे हैं इफ़ V इज़ एन इन्फिनिट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस and E1, E2 up to so on is an orthonormal system and if for some x belongs to V, अगर x जो है इस इन्फिनिट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जाए और CI वही जो है x की इन सिस्टम के इन बेसिस के एलिमेंट्स साथ इनर प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे स्केलर्स। देन दी स्केलर्स CI varies from 1 to infinity are called the Fourier coefficients of x with respect to the system E1, E2, E। तो जो ये स्केलर्स हैं xi जो कि इनर प्रोडक्ट के इक्वल हैं, ये आपके पास फोरियर कोफिशिएंट कहलाएंगे इस ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की रिस्पेक्ट से, प्रोवाइडेड द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 3 कन्वर्जेस। वे कहते हैं कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं ये फोरियर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं इस ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की रिस्पेक्ट से, और ये सारी बातें तब हैं कि जब आपके पास इस सीरीज़ का सम जो है वो एग्जिस्ट कर जाए, इस सीरीज़ का जो सम है वो आपके पास एग्जिस्ट कर जाए। ये सारी बातें कहते शो करने के लिए हम ये थ्योरम करने लगे हैं। ये इन्फिनिट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के लिए है। थ्योरम लेट E1, E2, En अप टू सो ऑन बी एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V। ठीक है जी, x इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब x कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, ये हमारे पास कोई भी स्केलर्स हैं। अब हम क्या चाहते हैं, इस x और इन EIs के लीनियर कम्बिनेशन के दौरान हम रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं कि x जो है किसी तरह से इनके लीनियर कम्बिनेशन के बराबर हो जाए या उसके करीब करीब हो जाए। तो वो कहते हैं कि जब आप इस x इन स्केलर्स और इन EI की मदद से ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन क्या है, x है और इन EI की इस AK के साथ फाइनाइट सम है, उसका नाम, इस डिफरेंस का नाम का स्केल लें तो ये अटेन्स अज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू फॉर। तो कहते हैं इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो उस वक्त आती है जब AK जो हैं वो इस तरह के हों और ये जो मिनिमम वैल्यू है वो इसके इक्वल फर्दर आ जाती है। और फर्दर आपने ये भी शो करना है कि ये जो आपके पास सम है ये x के नॉर्म के स्केयर से इक्वल है। तो ये अपने 3-4 बातें शो करनी। एक ये शो करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू उस वक्त आती है जब स्केलर इसके इक्वल हो जाएं, ये भी शो करना है और ये भी शो करना है आपने। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, प्रूफ करते हैं। तो आपने क्या करना है, x और इस जो है फाइनाइट सम का डिफरेंस लेके नाम का स्केयर लेना है। हमने वो फाइनाइट सम ले लिया, ठीक है जी, उसका नाम SN रख लिया, nth पार्शियल सम। ये nth पार्शियल सम होता है। अब हम जो हमें दिया गया है टारगेट वो हम लेते हैं XN x माइनस SN, इसके नाम के स्केयर की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। अब किसी भी चीज़ के नाम का स्केयर आप करें तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
इसी टर्म की इसी के साथ इनर प्रोडक्ट, यही करते हैं ना हम। अब वैल्यू पुट करते हैं आप। x माइनस समेशन के वेरीज, एक की दफ़ा हम i रख लेते हैं, a i e i, और एक की दफ़ा हम k रख लेते हैं, k वेरीज फ्रॉम 1 to n a k e k। अब ये जो इनर प्रोडक्ट है आपके पास, इसकी दोनों एंट्री सम की फॉर्म में है, तो इनको अलग-अलग करके लिखते हैं। x को x के साथ और फिर x को इस टर्म के साथ माइनस x समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n a k e k और फिर हमने क्या करनी है, इसकी इसके साथ माइनस समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n a i e i, और इसकी x के साथ, और फिर फोर्थ टर्म क्या है, माइनस माइनस प्लस ये और ये टर्म समेशन k वेरीज i वेरीज फ्रॉम 1 to n a i e i, ये i है, और समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n a k e k। ठीक है जी, ये हमने लिख ली टर्म। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x के नाम का स्केयर, और ये समेशन बाहर निकलेगी और स्केलर्स भी बाहर निकलेंगे। स्केलर चूँकि सेकंड प्लेस पे हैं, तो जब निकलेंगे तो आपके पास कॉन्जुगेट के साथ निकलेंगे। x e k, यहाँ से समेशन फर्स्ट प्लेस पे है और स्केलर भी फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे समेशन है, समेशन बाहर आ जाएगी i वेरीज फ्रॉम 1 to n a i, और ये समेशन बाहर निकलेगी k वाली भी, a i एज इट इज़, और a k जो है वो स्केलर के साथ बाहर कॉन्जुगेट के साथ बाहर निकलेगा, अंदर e i और e k रह जाएंगे। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। अब इनका नाम हमने क्या रखा हुआ है, इनका नाम हमने ci रखा हुआ है। अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ये जो स्केलर्स हैं a k, अगर हम इनकी जगह पे पुट करते x e k, तो ये जो x e k हैं इनकी जगह पे हम पुट करने लगे हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n a k का कॉन्जुगेट c k माइनस समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n a i, और ये क्या हो जाएंगे, c i हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये x e k है ना, अब देखो बेटा ये e i x है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, e i x को x e i और उसका कॉन्जुगेट, और फिर ये c i का कॉन्जुगेट हो जाएगा। i इसकी निस्बत से हमने इसका कॉन्जुगेट i, और यहाँ पे इंडेक्स किया था तो यहाँ पे k रख लिया, प्लस अब यहाँ पे देखो बेटा ये e i और e k हैं, k समेशन अप्लाई कर दो,
तो ये जो है इनर प्रोडक्ट उस वक्त 1 होगी जब आई और के बराबर हो जाएंगे। बाकी वो तमाम वैल्यूज़ जिसमें आई और के बराबर नहीं होंगे ये इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगी? क्योंकि ये हमने ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की एंट्रीज़ हैं जिसमें हर दो डिफरेंट इंडेक्स वाले जो हैं वेक्टर्स वो आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है जी। तो आपके पास समेशन आई वाली चाहे अप्लाई कर दें चाहे के वाली अप्लाई कर दें। ये टर्म रह जाएगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। ए के और ए के का कंजुगेट क्या आप इसको लिखते हैं, ए के मॉड का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1। अब वो कहते हैं ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये इसके इक्वल है। वो कहते हैं ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल है। ये कैसे इसके इक्वल है, और इसका नाम रख दिया नंबर 6। अब मैं उल्टा प्रूव करने लगी हूँ। मैं ये टर्म लेके इसको खोल के शो कर दूँगी कि ये इसके बराबर है, फिर ये बराबर हो जाएंगे ना। तो मैं ये शो कर दूँगी कि ये इसके बराबर है। ये टर्म तो सेम है, इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स को लेके मैंने करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये मॉड का स्क्वायर है ना, तो मॉड के स्क्वायर को लिख सकते हैं एक कंजुगेट। इस तरह से हो तो ऐसे करके लिख सकते हैं, और इस तरह की सूरत हाल तो ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। अगले स्टेप में क्या होना है, इन दोनों पे अलग अलग कंजुगेट आ जाएगा और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक स्टेप डायरेक्ट करने लगी हूँ। ये इसने क्या हो जाना है, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। ठीक है जी। चलें नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ी ये कर आगे कर लेते हैं। एक को एक कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर एक को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। प्लस माइनस माइनस के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के सी के का कंजुगेट। फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ भी कर लिया, इसको इसके साथ भी, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें। माइनस समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n सी के ए के का कंजुगेट। और ये माइनस माइनस प्लस समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n सी के का
कंजुगेट। ठीक है जी। माइनस समेशन के वेज फ्रॉम 1 to n सी के मॉड का स्क्वायर, समेशन के वेज फ्रॉम 1 to n ए के मॉड का स्क्वायर, माइनस समेशन के वेज फ्रॉम 1 to n ए के सी के का कंजुगेट, माइनस समेशन के वेज फ्रॉम 1 to n सी के ए का कंजुगेट, प्लस समेशन के वेज फ्रॉम 1 to n सी के मॉड का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट गए, बाकी कितनी टर्म्स रह गई, 1 2 3। तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो गए? देखो ए के का मॉड का स्क्वायर, ए के सी के का कंजुगेट और माइनस ए के का कंजुगेट और सी के। यहाँ पे के इंडेक्स है, यहाँ पे ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानते ही हैं डमी इंडेक्स इसका। तो ये वही तीन टर्म्स रह गई हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 टर्म्स लेके इसको एक्सपेंड किया, तो देखा मेरे पास वही टर्म्स आती है जो इसमें है। तो दरअसल इसको क्लोज करके ऐसे लिखा गया है, ये मैंने शो करवा दिया है। 1 2 3 ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है। ठीक है जी। तो मैंने शो कर दिया इसके बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, x माइनस समेशन के वेज फ्रॉम 1 to n ए के ई के नाम का स्क्वायर कैलकुलेट किया और हमने शो किया, वो बराबर आ गया है x के नाम का स्क्वायर माइनस समेशन के वेज फ्रॉम 1 to n सी के मॉड का स्क्वायर प्लस समेशन के वेज फ्रॉम 1 to n ए के माइनस सी के मॉड का स्क्वायर। ये हमने शो कर दिया कि ये एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई है। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? ना तो x का नाम जो है वो आपके पास 0 x नॉन ज़ीरो है तो उसका नाम भी नॉन ज़ीरो होगा, ये स्केलर्स का सम भी नॉन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि फिर ये टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सम जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये समेशन है नॉन नेगेटिव टर्म्स की, नॉन नेगेटिव टर्म्स की समेशन है, तो इसका मतलब है इसके मॉड का स्क्वायर जो है आपके पास ये ज़ीरो है। इसका मतलब ए के बराबर है सी के और वो क्या है एक्स ई के। तो हमने यही शो करना था कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू इस वक्त आएगी जब ए के और सी के बराबर हो जाएंगे और फर्दर इसके इक्वल हो जाएंगे। तो हमने पहला पार्ट जो है वो शो कर दिया कि इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो इसके लिए आती है। और अब मिनिमम वैल्यू ये है। अब ये टर्म तो ज़ीरो हो गई, बाकी क्या बच गया, x माइनस समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के ई के नाम का स्क्वायर इज इक्वल टू x के नाम का स्क्वायर माइनस समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n सी के मॉड का स्क्वायर। और वो मिनिमम वैल्यू इसके बराबर हो गई है, यही शो करना है। आल्सो समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to 20 सी के मॉड का स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू, ये अब शो करना है। इसको बेसल्स इनइक्वालिटी भी कहते हैं। इस चीज़ को उठा के इस तरफ ले आए। समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n सी के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x के नाम का स्क्वायर, यही शो करना था। ये बेसल्स इनइक्वालिटी हो गई है। अब देखो बेटा, नहीं अभी ये बेसल इनइक्वालिटी नहीं है, ये n है।
अब ये n की हर वैल्यू के लिए ये सम जो है आपके पास वो x के नाम से लेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है n की, तो n किसी भी वैल्यू के लिए ये समेशन जो है इससे लेस हो रही है। तो इसका मतलब है जो ही n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब भी जो है ये सम आपके पास इससे लेस होगा। इसको एक तो और तरह से भी आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इससे लेस हो रहे हैं। तो फिर जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम जिसको कन्वर्ज करेगा, जो इन्फिनिट सम होगा, वो भी x के नाम से लेस होगा। तो ये आपके पास बेसल्स इनइक्वालिटी आ गई है। रिमार्क्स हैं आपके पास। A geometrical interpretation of Bessel's inequality is that sum of squares of projections of a vector x onto a set of mutually perpendicular directions cannot exceed the square of length of a vector itself। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये वेक्टर x है, ठीक है, और आप ये बात वेक्टर एनालिसिस में जानते होंगे कि जब भी आप किसी वेक्टर ए की किसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दरअसल आप क्या कर रहे होते हैं, आप प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, या आप कहते हैं ऑन टू बी, यही है ना। तो यहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर आपके पास ये सी के किसके इक्वल है, ये एक्स की ई के साथ इनर प्रोडक्ट है। तो दरअसल क्या है, ये एक्स का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन टू ई के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन है ऑफ एक्स ऑन टू ई के। तो बेसल इनइक्वालिटी क्या कहती है, इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बन गई है कि ये आपके पास एक वेक्टर एक्स है, वो कहते हैं कि इसकी लेंथ का स्क्वायर जो है वो किससे बड़ा है, सम ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ x onto the mutually orthogonal on a set of mutually perpendicular directions cannot exceed the square of length of a vector itself। फर्ज करो कि ये आपके पास E1 है, ये E2 है, मैं सिर्फ 3 ड्रा कर रही, E3, इस x का इसके ऊपर प्रोजेक्शन, इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन और इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन। इन प्रोजेक्शंस की लेंथ के स्क्वायर के सम जो है वो कैन नॉट एक्सीड दी स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अ वेक्टर। वो कहते हैं ये जो आपके पास इनइक्वालिटी 5 है, इसकी राइट हैंड साइड पे जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट, क्योंकि सम जो है वो एक नॉर्म से लेस हो गया है ना। नॉर्म से लेस होने का मतलब क्या है कि सम फाइनाइट हो गया, और जब भी सीरीज़ का सम फाइनाइट हो जाता है वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो सी के वो कहते हैं कि जो 5 है समेशन के बेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सी के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स के नाम का स्क्वायर। वो कहते हैं चूँकि ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो इसका मतलब ये सम जो है इससे लेस है, सम फाइनाइट हो गया। तो जब भी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है ना, तो उसके कन्वर्जेंट होने की निशानी ये होती है कि जूँ आपके पास के बड़ा होता जाता है ना, एज के ग्रोज लार्जर, जूँ के बड़ा होता जाता है, टर्म्स जो हैं वो
छोटी होती जाती हैं। अगर टर्म छोटी ना हो तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे के बढ़ता जाएगा सी के भी बढ़ता जाएगा, सी के बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है कि सीरीज़ की टर्म जो है ना वो अनबाउंडेडली लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर हो जा रही हैं। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें टर्म्स जो हैं वो जैसे जैसे एन या के ग्रो करे वैसे वैसे वो आपके पास बढ़ती जाएँ, तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो जाती है, उसका सम एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे जैसे के जो है वो बढ़ता जाएगा उसकी जो है आपके पास सीरीज़ की टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो को कन्वर्ज करना शुरू कर जाएंगे। द फोरियर कोफिशिएंट्स सी के of x relative to the orthonormal system e1 e2 up to so on are in L square। वो कहते हैं कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं ये L2 के मेंबर हैं। L2 जो स्पेस है L2 स्पेस के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इन स्केलर्स का मार लेते हैं, स्केयर करते हैं, सम लेते हैं तो ये फाइनाइट हो जाता है और ये L2 के मेंबर्स की प्रॉपर्टी होती है।